हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी 12th पार्ट 1 के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इट डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस, फील्ड्स एंड पोटेंशियल्स। यानी कि इसमें हम स्टडी करेंगे फोर्सेस की, फील्ड्स की और पोटेंशियल्स की। और ये किसकी वजह से होता है, ये होता है स्टैटिक चार्जेस की वजह से। मैं आपको चार्जेस की प्रॉपर्टी में ये बताऊंगी कि स्टैटिक चार्जेस की वजह से कौन सी फील्ड जनरेट होती है। चार्ज जब मोशन में होती है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ तो कौन सी फील्ड प्रोड्यूस करती है, और जब विदाउट एक्सेलरेशन होती है तो कौन सी फील्ड वो प्रोड्यूस करती है, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी में वो कौन सी फील्ड प्रोड्यूस करेगी। चलो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसके ऊपर ये पूरा चैप्टर टिका हुआ है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। और सिर्फ यही चैप्टर नहीं, आगे आने वाले आपको 4 चैप्टर भी चार्ज के ही ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको चार्ज का समझना बहुत ज़रूरी है कि चार्ज है क्या बेसिकली। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, चार्ज क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अप्लाई एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। यानी कि ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जो कि खुद क्या प्रोड्यूस करता है, जो कि खुद इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करे और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे, ठीक है, और खुद के ऊपर एक्सपीरियंस करे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का, तो उसे हम लोग चार्ज कहते हैं। मतलब वो चार्ज की प्रॉपर्टी है कि वो ऑब्जेक्ट जो जिसके थ्रू वो क्या करे, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करे, अपनी जिस उस प्रॉपर्टी के थ्रू वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे और खुद एक्सपीरियंस करे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का, तो उसे हमने इलेक्ट्रिक चार्ज नाम दिया है, ठीक है। इसकी ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब तो सबको पता होगा कि इसमें क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब है कि इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। हम सबको पता है चार्ज की कोई डायरेक्शन नहीं है, चार्ज में कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। और अगर स्मॉलेस्ट चार्ज आपसे पूछा जाए, स्मॉलेस्ट चार्ज, तो स्मॉलेस्ट चार्ज यहाँ पे है Q इज इक्वल टू ई। ई जो है यहाँ पे ये स्मॉलेस्ट चार्ज है और जिसकी वैल्यू होती है यहाँ पे ई की वैल्यू है, इसकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये स्मॉलेस्ट चार्ज है आपका, ठीक है। अब हम इसके यूनिट के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या है, तो देखो इसकी एसआई यूनिट है कूलम। क्या है, कूलम, ओके। 1 कूलम इज इक्वल टू होता है 3 इंटू 10 की पावर 9 ESU। ESU का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ही आपका क्या है, CGS यूनिट है, ठीक है। SI यूनिट तो आपका कूलम है, और जो CGS यूनिट है वो है ESU, ये आपका CGS यूनिट है। और एक और 1 कूलम इज इक्वल टू 1/10 EMU होता है। ये डेटा है जो आपको याद करना है, बस माइंड में रखना है इसे, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें तो चार्ज की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है फ्रैंकलिन। हाँ, देखो सबसे तो मैंने तो ये पहले ही बता दिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो है वो CGS यूनिट है, तो 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ही फ्रैंकलिन के बराबर है। कोई साइंटिस्ट है, ये साइंटिस्ट है फ्रैंकलिन, इन्होंने 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को अपना नाम दे दिया और बता दिया कि ये स्मॉलेस्ट यूनिट है। लार्जेस्ट यूनिट की अगर बात करें तो लार्जेस्ट यूनिट है फेराडे। 1 फेराडे इज इक्वल टू होते हैं 96500 कूलम। इतना याद रहेगा,
बात करते हैं टाइप ऑफ चार्जेस की। तो चार्जेस यार दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होता है, तो आओ हम इसको एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं। देखो जैसे कि ये है, ठीक है, जैसे कि ये है कोई एलिमेंट, ये एलिमेंट है और एलिमेंट के सेंटर पे क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इस न्यूक्लियस में हमें क्या देखने को मिलता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इसके ऑर्बिट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो ऐसे जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल नंबर पे होते हैं तो हम इसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। ये है न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है। अब यहाँ पे ये देखो, अगर इसी बॉडी में से, अगर इसी बॉडी में से हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं, अगर इसी बॉडी में से हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं तो क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 प्रोटॉन है, सपोज किया है मैंने 4 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया। तो जो 4 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन मिलके जो ये न्यूट्रल बना रहे थे बॉडी को, अब क्या है, अब एक इलेक्ट्रॉन अगर मैंने रिमूव कर दिया तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन बचे और प्लस 4 प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन का जो नंबर है वो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में ज्यादा है, या यूं कह लो कि इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। तो देखो यहाँ पे मैंने यही लिखा है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर टू प्रोटॉन। तो उस बॉडी पे जो चार्ज आएगा वो होगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है तो 1 पॉजिटिव चार्ज। अब इसी तरह हम लोग बात करते हैं नेगेटिव चार्ज की। तो ये जो न्यूट्रल बॉडी है, अगर हम इसमें, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया और यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को देते हैं तो जैसा कि मैंने सपोज करने के लिए बोला था कि 4 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन है, इतना मान के चलो। तो अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देते हैं इसको, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास पहले से थे, एक इलेक्ट्रॉन बाद में वापस आ गया हमारे देने पे। तो यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 प्रोटॉन मिलके जो बॉडी को न्यूट्रल बना रहे थे, अब क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन के बढ़ जाने से प्रोटॉन यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसका नंबर कम हो गया और इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज का नंबर ज्यादा हो गया, तो बॉडी हमारी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो ये तो हम उसे कहेंगे कि हमारी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यही लिखा है कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स, यानी कि प्रोटॉन के नंबर पे जब इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा हो जाए, प्रोटॉन के कंपैरिजन में जब इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा हो जाए तो बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आता है, और जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा। ये बात समझ में आ गई। अब आप बोलोगे कि मैम ये बताओ कि हम यहाँ पे प्रोटॉन भी तो रिमूव कर सकते थे, अगर प्रोटॉन को रिमूव कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन का भी नंबर ज्यादा आ जाएगा। तो यार ये देखो, प्रोटॉन जो हमारा प्रेजेंट है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, और न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स लगता है वो न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। तो वहां से प्रोटॉन को बाहर निकाल पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो चार्ज निकलेगा या जो ऐड होगा वो इलेक्ट्रॉन ही होगा, क्योंकि वो न्यूक्लियस के बाहर है और वो इजीली वहां से रिमूव हो जाएगा और इजीली वहां पे ऐड हो जाएगा।